नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 68 बीपीएससी का रिजल्ट आया है। कुछ दिन में 69 बीपीएससी का भी रिजल्ट आएगा, 2 महीना 3 महीना के अंदर। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग दे केम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स। जो बीसीडब्ल्यू से भी लोग एसोसिएटेड थे, उसका हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहे हैं और हॉल ऑफ फेम में चला जाएगा। जो भी आप लोग 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप याद रखिएगा कि ये जो 7 महीना का समय है, आपको लगता होगा कि 7 महीना बहुत बड़ा समय है, बट द टाइम विल पास विथ अ ब्लिंक ऑफ एन आई। मेहनत में कमी मत रखना, क्योंकि यहाँ पर पूरा संग्राम है। कंपटीशन पूरा एक संग्राम है, और जब भी आप युद्ध भूमि में होते हैं, संग्राम में होते हैं, तो विश्राम करना निषेध है। जीवन के पथ के राही को क्षण भर भी विश्राम नहीं, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। तो कंपटीशन तो एक संग्राम है, तो यू हैव नो ऑप्शन टू रिलैक्स। 7 महीना 8 महीना अपने आप को झोंकिए, उसके बाद फिर जीवन में मज़ा ही मज़ा है। अगला 30 साल 35 साल मज़ा में कट जाएगा। सीट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अखबार आपको डेली करना है। ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है। हम लोग देखते हैं कि करंट अफेयर्स पे बहुत मत फोकस करो। अखबार को बेसिकली हम लोगों को मेंस के लिए इस्तेमाल करना है। अभी हम आपको बहुत अच्छा टॉपिक बताएंगे कि कैसे मेंस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस अखबार को। पहला ये जो है प्रचार तंत्र है, ये वर्ल्ड व्यू है, इसको देख लेना एक बार। पहला पेज हम लोग को देखना ही देखना है, तो ये पूरा हम लोग देख लेते हैं। अयोध्या है, अगर जो भी अपना इसको देख लो। राहुल गांधी का है, क्या तो इन्फॉर्म सिटीजन बनाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि पहला पेज को हम लोग पढ़ेंगे। क्यों पहला पेज को पढ़ेंगे? क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। यहां पर देख रहे हैं कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है कि डिफेंस अपग्रेड रोड मैप, एपेक्स बॉडी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, एमओडी साइंस टेक यूनिट। ये आर्टिकल को हमको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? 8 नंबर का क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन निकल सकता है। तो इस आर्टिकल को पढ़ोगे कि डीआरडीओ से संबंधित एक कमिटी बनी थी प्रोफेसर के विजय राघवन की। प्रोफेसर के विजय राघवन इज द फॉर्मर साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री साइंटिफिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, अभी नहीं है। प्रोफेसर अजय सूद अभी इसके अध्यक्ष है। तो इनका क्या क्या रिकमेंडेशंस है, आप इसको पढ़ोगे तो पहला पेज का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ोगे। हम आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, 8 नंबर में पूछेगा, अगर कोई भी हम लोग से संबंधित दिक्कत हो तो आप इस पर 911 है, 911343 022 या इस पर तुम डिस्कस कर सकते हो। ये प्रोफेसर के विजय राघवन है। प्रोफेसर के विजय राघवन बहुत वन ऑफ द बेस्ट जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं और आईआईटी कानपुर के एलुमनी हैं। ही वॉज द फॉर्मर साइंटिफिक एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। आज के डेट में कौन है? प्रोफेसर अजय सूद हैं। जो प्रधानमंत्री का साइंटिफिक एडवाइजर का पद क्रिएट किया गया, क्यों किया गया? कि प्रधानमंत्री जी को साइंस से रिलेटेड सलाह देने के लिए 1999 में इस पद को क्रिएट किया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कौन कमेटी को हिट करता है प्रीलिम्स में, तो प्रोफेसर के विजय राघवन हिट करते हैं। क्या होता है इसमें, पहले तुम ये चीज देखो। पहली बात यह है कि ये जो कमेटी बनी है, किसके लिए बनी है? बनी है डिफेंस के लिए बनी है। बेसिकली डीआरडीओ से संबंधित ये कमेटी है। क्या हुआ है डीआरडीओ के बारे में? 2-3 चीज तुम ध्यान रखना कि डीआरडीओ कब बनता है। तो डीआरडीओ 1958 में बनता है। डीआरडीओ कम से कम 40-45 मोर देन 40 लैब्स को रन करता है। डीआरडीओ वही इंस्टीट्यूशन है जो आपको अग्नि मिसाइल देता है। डीआरडीओ वही है जो पिनाका मिसाइल देता है। डीआरडीओ वही इंस्टीट्यूशन है जो आपको तेजस हवाई जहाज भी देता है। डीआरडीओ क्या करता है कि जो भी डिफेंस रिलेटेड मैटर होता है, तो डीआरडीओ उसका डिजाइन भी क्रिएट करता है, उसको प्रोडक्शन भी करता है, उसको सप्लाई भी करता है डिफेंस डिपार्टमेंट्स को। मतलब डिजाइन से लेके, प्रोडक्शन से लेके सप्लाई तक का काम करता है। अभी एक सीएजी रिपोर्ट आता है, वो सीएजी रिपोर्ट करता है 2022 का जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट है, वो कहता है कि टोटल जो प्रोजेक्ट्स डीआरडीओ को दिए गए भारत सरकार के द्वारा, वो 178 प्रोजेक्ट दिए गए। उस 178 प्रोजेक्ट में 119 प्रोजेक्ट, जो कि 67% हो जाता है टोटल प्रोजेक्ट्स का, ये सारे प्रोजेक्ट डिलेड हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट डिले होता है, उसका बेसिक कारण क्या हो सकता है? उसके डिजाइन में प्रॉब्लम हुआ, या उसके प्रोडक्शन में प्रॉब्लम हुआ, या उसके सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ। ये तीनों काम कौन करता है? अकेले डीआरडीओ करता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट को आप डिले करते हैं, तब क्या होता है कि पहला होता है कि वो प्राइस ओवरशूट कर जाएगा।
प्राइस क्यों ओवरशूट कर जाएगा? मानते हैं कि 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इन्फ्लेशन के कारण वही प्रोजेक्ट 3000 करोड़ का हो जाएगा, और जब 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा तो इट इज अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर, क्योंकि वो पैसा तो हम और आप देते हैं। दूसरी बात, जब भी प्रोजेक्ट ओवरशूट करता है तो आपको पता है कि अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन का जमाना है। हो सकता है कि हमने आज के हिसाब से इस ड्रोन एक्स को बनाया था, ये 5 साल डिले हो गया, मालूम चला 5 साल बाद ये जो प्रोजेक्ट एक्स था यही आउटडेटेड हो गया। तो जब भी प्रोजेक्ट डिले होता है तो आज के डिफेंस टेक्नोलॉजी में जहां पर एकदम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो 5 साल बाद वो डिलेड प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं होता है, तो डिले का ये नुकसान है। तो उस डिले को कैटर करने के लिए जो के विजय राघवन की कमेटी थी वो कुछ रिकमेंडेशंस देती है। पहला बोलती है कि जो डीआरडीओ है उसको कोड केवल डिजाइन पर फोकस करना चाहिए, ये प्रोडक्शन और सप्लाई में उसको नहीं लगना चाहिए। प्रोडक्शन और सप्लाई किसको दे दो भाई? अभी हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत ही स्ट्रांग हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर को दे दो। तुम केवल टेक्नोलॉजी बनाओ और टेक्नोलॉजी का पैसा लेना, और ये प्राइवेट सेक्टर को बोलो दे आर एक्सपर्ट, दे हैव द एक्सपर्टीज इन द प्रोडक्शन, वो अपना प्रोड्यूस करेगा, वो सप्लाई करेगा। तुम क्यों प्रोडक्शन में भी हो और सप्लाई में भी हो? दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ द डिले ऑफ द प्रोजेक्ट। उनका यह कहना है कि भाई जो तुम ड्रोन तक को डिजाइन करते हो, कि ड्रोन भी डीआरडीओ डिजाइन कर रहा है, अरे भाई आज के डेट में एक से एक स्टार्टअप हो गया है, ड्रोन वगैरह दे दो स्टार्टअप को, तुम केवल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर फोकस करो, केवल कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर फोकस करो, क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है और अनुभव भी है। और ड्रोन वगैरह जो छोटा मोटा चीज है इसको यूनिवर्सिटी को दो, कॉलेजेस को दो, आईआईटीज को दो, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को दो, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स हो गए हैं, जैसे गरुड़ एक स्टार्टअप है उसको दो, उन लोग करेगा, उसमें तुम क्यों अपना समय जाया कर रहे हो? अब प्राइम मिनिस्टर को बोलोगे कि तुम जाकर जमीन खोदना स्टार्ट करो, तो प्राइम मिनिस्टर देश चलाने के लिए बना है, जमीन खोदने के लिए थोड़ी बना हुआ है। फिर इनका कहना है कि डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करता है। क्यों? हम लोग हॉस्टाइल नेबर से घिरे हुए हैं, पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, चाइना से घिरे हुए हैं, तो हम हॉस्टाइल नेबर से हैं, तो डिफेंस में बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि डिफेंस के बारे में कहा जाता है कि काजल की कोठी पर चढ़ना, चढ़कर पार उतरना बहुत कठिन है, निष्कलंक रहकर ये सब कुछ करना। डिफेंस काजल की कोठी है। अभी जैसे राजनाथ सिंह को प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, इसके पहले आप देखोगे कि जो गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पारीकर, उसको रखा गया था। अगर आप कांग्रेस की सरकार में देखोगे तो एंटनी साहब को रखा गया था। क्यों इन लोगों को रखा जाता है आपको पता है? डिफेंस का जो डील होता है वो 3-3 लाख करोड़ रुपया का होता है। तो यहां पर अगर तुम 0.01% भी कमीशन खा लिए तो तुम समझ लो कि 1000 करोड़ रुपया खा लिए। जैसे मुलायम सिंह पर आरोप है, ताबूत घोटाला पर आरोप है, ताबूत का घोटाला हो गया राजीव गांधी वगैरह के समय, मुलायम सिंह पर रहा है। आप देखो कि डिफेंस मिनिस्टर जब अटल जी की सरकार था तो जॉर्ज साहब को बनाया गया था, जॉर्ज फर्नांडिस को, जो सबसे ईमानदार आदमी होता है उसको बनाया जाता है। राजनाथ सिंह का अगर आप छवि देखोगे तो निष्कलंक छवि है, AK एंटनी निष्कलंक छवि, मनोहर पारीकर निष्कलंक छवि। प्राइम मिनिस्टर का जो सबसे ईमानदार व्यक्ति होगा उसी को डिफेंस मिनिस्टर बनाएगा, याद रखना, क्योंकि यहां पे 0.001% में करोड़ रुपया कमा लेगा कमीशन। तो इनका कहना है कि आप एक डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाइए। डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर हीड करेंगे, और जब भी प्राइम मिनिस्टर किसी भी टेक्नोलॉजी को बोर्ड को हीड करते हैं तो एक बार पीएमओ से मानते हैं कि कोई भी मंत्रालय को कॉल चला गया, रेल मंत्रालय को चला गया, नितिन गडकरी के मंत्रालय को चला गया, गिरिराज के मंत्रालय को चला गया, या मानते हैं कि राजनाथ बाबू के मंत्रालय को चला, किसी भी मंत्रालय को पीएमओ से चला गया फोन तो बाप बाप करना स्टार्ट करेगा। तो डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल बनाइए, और वो जो बोर्ड रहेगा वो सारे मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, क्योंकि बहुत ही स्प्रेड अप होता है, डिफेंस का मामला होता है। उसमें डिफेंस में इसरो भी इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कि आपको भाई जीपीएस चाहिए होगा, 500 चीज चाहिए होगा, आपको BHEL भी उसमें इन्वॉल्व होगा। तो जब प्राइम मिनिस्टर इस पे एक बोर्ड बॉडी बनाइए, प्राइम मिनिस्टर उसके अध्यक्ष बनेंगे, डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसके वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। जब वो टॉप पर होंगे तो एक बेटर सिंक्रोनाइजेशन लीड करेगा। इनका ये एक सुझाव है। इनका कहना है कि एक अलग डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक अलग मंत्रालय एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करिए, उसका नाम रखिए डिपार्टमेंट ऑफ द डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू कोलैबोरेट विद द एकेडमिया एंड स्टार्टअप। आज के डेट में हम लोग विश्व के 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप हब हैं। बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो डिफेंस के फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत सारे IITs हैं जो 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे डिफेंस में प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं। तो डिफेंस मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाइए जो इनके साथ कोऑर्डिनेट करे और ये जो टेक्नोलॉजी दे उसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करे। तो ये आपके 8 मार्कर में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में के विजय राघवन कमेटी भी पूछ सकता है। दूसरा, अब और आर्टिकल देखो, ये राम जन्मभूमि चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है,
ये पूरा पन्ना मेरे कोई काम का नहीं है। प्रधानमंत्री जी का चल रहा है प्रचार प्रसार, दिल्ली का चल रहा है कि ठंडा बहुत हो गया है दिल्ली में। ये पूरा पन्ना कोई काम का नहीं है, ये पूरा पन्ना कोई काम का नहीं है। केजरीवाल भाई सुंदरकांड में कर रहे हैं, सुंदरकांड, जाएंगे जेल जल्दी ये। अब जैसे जो ही केजरीवाल का फैन है, पहले ये भी तुम देखो यार कि मनीष सिसोदिया उतना साल से जेल में बंद है, सुप्रीम कोर्ट बिल नहीं दे रहा है। फिर अभी संजय सिंह जेल में बंद है, कोई नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को ईडी लेकर जाने वाला है। इसमें तो दो राय नहीं है कि सरकार ईडी का दुरुपयोग करती है, कोई भी सरकार रहेगी ईडी का दुरुपयोग करेगी। पर यह भी एक सोचने वाली बात है कि सारा कोर्ट तो चोर नहीं हो सकता ना कि आपको बेल तक नहीं दे रहा है ना। तो हर चीज़ पर आपको सोचने की जरूरत है, हम लोग को न्यूट्रल होकर सोचने की जरूरत है। बाकी आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। चलिए, कोई काम का नहीं है। प्रधानमंत्री जी चले गए हैं प्रचार प्रसार में साउथ, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अब देखो, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, अतर सेतु कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। ये आर्टिकल पढ़ लेना, बहुत फैक्ट नहीं मिलेगा, पर सी राजा मोहन का आर्टिकल है तो इसको पढ़ लेना एक बार जरूर, बहुत मटेरियल नहीं मिलेगा। देखो, लालू जी लिखे हैं आर्टिकल, लालू जी को इतना आता है अंग्रेजी में लिखने, किसी को पकड़े होंगे लिखवा दिए होंगे। कोई काम का नहीं है, चाहे यही भाई से नलिन वर्मा से लिखवा दिए होंगे, तुम लिखो मेरा भी फोटो डालना, चाहे सब भी अपने चमचई करने के लिए भी लिख सकता है। केजे अल्फांसो लिख रहे हैं, एल्फॉन्स, ये टूरिज्म मिनिस्टर थे पहले, आईएएस रहे हैं, अब ये लिख रहे हैं कि प्रैक्टिसिंग कैथोलिक हैं। कोई काम का नहीं है सब आर्टिकल, टाइम पास है, कोई काम का आर्टिकल नहीं है। ये आर्टिकल काम का है, इसको आज डिस्कस करेंगे। कैसे तुमको डिस्कस करेंगे, सब कोई काम का नहीं है, समय मत खराब करना अपना, ठीक है। कोई काम का नहीं है। कश्मीर को में स्नो क्यों नहीं आ रहा है, कोई काम का नहीं। देखो, सरदार जी जाकर थप्पड़ मार दी, मतलब क्या स्थिति है, मतलब हम लोग किस समाज को बना रहे हैं। बेचारा वो क्या करेगा, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं, मतलब पूरा आर्टिकल कोई काम का नहीं, खत्म हो गया तुम्हारा अखबार। अब देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है। ये तुम देखो, बहुत तुम नेताओं को सुनते होगे कि बार बार वो बोलता है, यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। After the Law Commission of the India invited views on a national level UCC last year, many states began to implement their versions. Assam is the third state after the Uttarakhand and Gujarat to announce that it is enacting the UCC. असम जो है तीसरा राज्य है जो बोल रहा है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसमें एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात हो रही है कि वो क्या कहता है। तो आज इस आर्टिकल को इन एंड आउट हम लोग डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब ध्यान से देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, इस आर्टिकल को तुम पढ़ोगे। अब तुम बोलोगे कि सर जो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिस्कस करना चाहते हैं, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में तो अभी जो 69th बीपीएससी हुआ है इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर आप जाकर देखेंगे तो जो दक्ष बैच है उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल से कवर किया है, अभिमन्यु जी ने बहुत डिटेल से कवर किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, ठीक है। और वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आया। तो आप हमसे ये पूछेंगे कि सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या, फिर से रिपीट हो सकता है क्या। जैसे देखो, चंद्रयान के बारे में पूछा हुआ है, इसरो से मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूछा हुआ है। तो जो तुमको अभी वो बताया के विजय राघवन कमेटी 8 नंबर में तुमसे पूछ सकता है। तो तुम बोलोगे सर इसको रिपीट थोड़ी करेगा, आप फालतू पढ़ा रहे हैं। देखो, इट इज़ न्यूज़ इन ट्रांजिशन है, जब भी न्यूज़ इन ट्रांजिशन रहेगा तो रिपीट करने का चांस ज़्यादा होता है। अब हमको सब्सटेंशिएट करना होगा अपने बात को। देखो, 67वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, ये BCW का GS2 का किताब है। अब देखो, नैनो टेक्नोलॉजी हैज ए ह्यूज पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म पीपल लाइफ फॉर द बेटर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये देखो, नैनो टेक्नोलॉजी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ, डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया है। मेरे बंधु, क्वेश्चन सेम है, तो तुम जब क्वेश्चन सेम है तो नैनो टेक्नोलॉजी का इंट्रो तो तुम सेम रखोगे अगर रेडीमेड रखे हो तो, कंक्लूजन तो तुम ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी पर रेडी रखोगे। अगर तुम्हारा इंट्रो और कंक्लूजन नैनो टेक्नोलॉजी पर रेडी है तो अब तुमको केवल बस बॉडी ही तो लिखना है, बॉडी तुम चिपका दोगे। हम यही बार बार तुम लोग को बोलना चाहते हैं कि इंट्रो रेडी रखो, बॉडी कंक्लूजन रेडी रखो। नैनो टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछा 67वीं में भी, अगर कोई लड़का GS2 में इतना, ये जो किताब इतना खूबसूरत हमने इसको इंट्रो लिखा है नैनो टेक्नोलॉजी और कंक्लूजन पे, कि लड़का अगर वहां से रट के गया, चिपका दिया, बस उसका काम हो गया। उसके बाद बॉडी में भरते चला जाएगा जो भी उसको भरना होगा। लेकिन मेरे प्रभु, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अपना इंट्रो और कंक्लूजन तो रेडी रखो। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पूछा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज इन ट्रांजिशन है, कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इंट्रो और कंक्लूजन तो रेडी रखो। बस यही हम चित्कार मार के तुमको बोल रहे हैं अखबार के थ्रू, और कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। देखो, 67 में क्वेश्चन है, अगर जो लड़का 69 का एग्जाम लिखा है 2 मिनट के अंदर नैनो टेक्नोलॉजी पे गया, चिपका कर आ गया इंट्रो,
चिपका कर आ गया कंक्लूजन, किताब से उठाया था और ये इतना ब्यूटीफुली किताब में हमने इंट्रो कंक्लूजन लिखा है। और अगर इससे बढ़िया किताब तुम्हारे पास अवेलेबल होगा मार्केट में तो हमको बताना, और कल से उसका हम प्रचार करना स्टार्ट करेंगे। यार कम से कम जो जो रिपीटेड टॉपिक है उसका इंट्रो और कंक्लूजन रट के रहो। लोग तुमको नहीं बताएगा, जो भी टॉपर रहेगा तुमको लक्ष्मीकांत फलाना ढिमकाना स्पेक्ट्रम में फंसाएगा, पर ये नहीं बताएगा कि इंट्रो हम रट के गए हैं टॉपिक पर, हम कंक्लूजन रट के गए हैं टॉपिक पर, क्योंकि ये उसके प्रतिष्ठा के खिलाफ हो जाएगा ना कि सर रटते हैं। उसको तो दिखाना है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, पर ये जो तोप भाई गए हैं ये सब रट के गए हैं। सच्चाई यही है कि सब नैनो टेक्नोलॉजी पे इंट्रो और कंक्लूजन रटे हुए भाई साहब, और ये बताएंगे नहीं कि कभी इंट्रो और कंक्लूजन रट के जाओ तुम। और तुमको लगा कि बाप रे बाप कैसे इंट्रो लिखेंगे कंक्लूजन लिखेंगे, अरे भैया रट के जाना। यूनिफॉर्म सिविल कोड न्यूज इन ट्रांजिशन है, फिर उसको घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमको बताते हैं कि क्या है, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम कैसे क्या करोगे। देखो जब भी कोई भी मेंस में इंट्रो लिखो, अगर 38 नंबर का सवाल है तो इंट्रो में क्या होना चाहिए। इंट्रो में जब भी स्टार्ट करो तो सामने वाला जो आपका कॉपी चेक कर रहा है उसको हम ये बताएंगे कि देखो जो हम केवल हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, मेरे पास कुछ फैक्ट है, फिगर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड किससे डील करता है, हम आप शादी कैसे करेंगे, भाई और बहन है उसमें प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा, अगर हम किसी को एडॉप्ट कर रहे हैं तो ये सीआरपीसी और आईपीसी से नहीं काम करेगा। ये कैसे काम करेगा, पर्सनल लॉ से काम करेगा कि हम शादी करेंगे तो डाइवोर्स कैसे होगा, उसके लिए हिंदू कोड बिल है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है कि भाई और बहन में बंटवारा कैसे होगा प्रॉपर्टी का। तो जो भी चीज आपके मैरिज से, डाइवोर्स से, एडॉप्शन से, इनहेरिटेंस से, दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड एड्रेस द वेरियस मैटर्स सच एज द मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस। हमने कहा कि देखो भाई हमको ये भी पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो तुम बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो हमने इंट्रो में एग्जामिनर को तुरंत बता दिया कि जो अब हम बात करेंगे वो हवाबाजी की बात नहीं करेंगे। हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ये पता है कि यह आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, पार्ट 4 में मेंशन्ड है और किससे संबंधित है। हम यहां पर फैक्ट के साथ उसमें एक कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड क्या है कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। जैसे ये चार तुम कीवर्ड डाले, एग्जामिनर जिस चीज से वो एकदम क्लियर हो गया कि इसको पता है ये हवाबाजी नहीं करेगा, अब आपका वो बॉडी पढ़ना स्टार्ट करेगा। ये हमने इंट्रो लिख दिया है, जो आपका क्वेश्चन आ चुका है। इस बार जो क्वेश्चन आपका आया है, कहां गया भाई, What could be the potential positive and the negative societal consequences of introducing uniform civil code in India, considering its rich diversity? Explain. तो सीधा ये तुमको क्या काम करना है कि इसको रट लेना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रेडी रहना है कि ये पॉइंट है कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 44 में है, इससे डील करता है। अब देखो जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं तो समझने के लिए ये याद रखना कि भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर उसको डीपीएसपी में डाला गया होगा तो जो संविधान सभा होगा उस पर डिबेट नहीं हुआ होगा ना संविधान सभा में डिबेट। तो जो संविधान सभा में मुख्य रूप से 3 व्यक्ति पार्टिसिपेट करते हैं, एक नजरुद्दीन साहब बंगाल से पार्टिसिपेट करते हैं, और वन ऑफ द लीगल ल्यूमिनरी के मुंशी साहब पार्टिसिपेट करते हैं, और अंबेडकर साहब पार्टिसिपेट करते हैं। नजरुद्दीन अहमद जो बंगाल से हैं, इनका कहना है कि भाई देखो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कह रहा है कि हर धर्म के लोगों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उस समय जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक जो रिलीजन से रिलेटेड मैटर था वह आर्टिकल 19 में था। आज के डेट में जो अभी अपना संविधान है वो आर्टिकल 25 में है। तो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था वह आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से बात कर रहा था। आज के डेट में आर्टिकल 25 आपसे डील करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। तो नजरुद्दीन साहब ने यह कहा कि जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे तो इट विल बी इन कॉन्ट्रावेंशन विद द राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम क्योंकि फ्रीडम एक बहुत पर्सनल मैटर है, रिलीजन एक बहुत पर्सनल मैटर है, और जब रिलीजन बहुत पर्सनल मैटर है तो हम किससे शादी करेंगे, हम कैसे अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, वो सब रिलीजियस मैटर में आ जाता है। तो उनका कहना है कि इट विल बी इन कंट्रावेंशन विद द राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो ये उसका विरोध नहीं करते हैं नजरुद्दीन साहब। नजरुद्दीन साहब कहते हैं कि ठीक है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करिएगा, पर इसको ग्रेजुअल रूप में इंप्लीमेंट करिएगा, समाज को पहले तैयार करिए। एक बार समाज तैयार हो जाएगा तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट कर दीजिएगा। के मुंशी जो हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के भयंकर पक्षधर हैं, बहुत भयंकर पक्षधर हैं। बोलते हैं जब यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो क्या करेगा, इट विल फॉस्टर द नेशनल यूनिटी। एक देश एक कानून रहेगा तो एक नेशनल यूनिटी को फॉस्टर करेगा। दूसरी बात यह है कि जब महिलाओं और पुरुष को अपने पिताजी की संपत्ति में बराबर की हक मिलेगी,
हुकूक मिलेगी तो जेंडर जस्टिस को भी बढ़ावा देगा। तो ये बोलते हैं, विरोध नहीं करते हैं, ये बोलते हैं कि उसको भी ग्रेजुअली लाइए, ये कहते हैं कि तुरंत लाइए। अंबेडकर के बारे में ये कहा जाता है कि अंबेडकर बुद्धिज्म के पथ को वाकई फॉलो करते थे, वो मध्यम मार्ग की बात करते थे। बापू के चरणों जो किताब है बापू के चरणों में, उसमें राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि अंबेडकर को समझना बहुत मुश्किल काम है, बहुत गूढ़ व्यक्ति हैं। राजेंद्र प्रसाद बहुत ही ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, बोलते हैं कि हम जो बापू बोलेंगे मानेंगे। नेहरू के बारे में कहा जाता है कि वो गूढ़ व्यक्ति नहीं है, अंत में जो बापू बोलेंगे मानेंगे। अंबेडकर के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता है। जब अंबेडकर के मन में नहीं चलता तो अंबेडकर एक बहुत ही एम्बीवैलेंट अप्रोच अपनाते हैं। बोलते हैं कि हाँ ठीक है, व्हाइल एक्सप्रेसिंग इट्स डिजायरेबिलिटी ही प्रपोज दैट द यूसीसी शुड इनिशियली रिमेन प्योरली वॉलंटरी रहने दीजिए। ही क्लैरिफाइड दैट आर्टिकल सजेस्टेड द स्टेट्स इंडेवर, फिर इसको डीपीएसपी में डाल दीजिए, जब स्टेट सक्षम हो जाएगा तो स्टेट उसको इंप्लीमेंट कर देगा। मतलब मोटा मोटी अंबेडकर कोई ओपिनियन नहीं रखते हैं, बोलते हैं कि अभी वॉलंटरी रखिए, बाद में इसको स्टेट करेगा, स्टेट अपना करेगा। पर ना ही ये बोलते हैं के एम मुंशी की तरह इसके पक्षधर होते हैं, ना नजरुद्दीन साहब की तरह आर्गुमेंट से इसका विरोध करते हैं। तो एम्बीवैलेंट अप्रोच रखते हैं और अंबेडकर के कहने पर ही इसको डीपीएसपी में डाल दिया जाता है। और जब चूंकि डीपीएसपी में कोई चीज़ है तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा। अब हम और देखते हैं कि हम अपना मूड बनाएं कि हम इस टॉपिक के पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। तो दो चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट रखना, एक तो कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का देखना कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है क्या उससे संबंधित। ये मेंस में हम लोग डिस्कस करते हैं, दक्ष बैच में हम लोगों ने डिस्कस भी किया है। दूसरी बात हम ये देखेंगे कि क्या लॉ कमीशन कुछ इसके बारे में कहता है क्या। लॉ कमीशन ना ही कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो बस सलाह देता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अभी लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन में है प्रमोद अवस्थी, अरुण मिश्रा, डीवाई चंद्रचूड़, मदन बी लोकुर, ठीक है, और ई भी ले लो, नन मान लो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो इस तरह से तुम तैयार करना कि पहली बात हम प्रो और अगेंस्ट जाएं, उसके पहले हम देखते हैं कि अपना टिल्ट डिसाइड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है क्या, लॉ कमीशन का इस पर क्या कहना है, दो फैक्ट अपने पास तैयार रखना। देखो जब भी तुम नोट्स बनाना इस चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी टॉपिक पर पीटी के लिए बनाओ या मेंस के लिए बनाओ, हमेशा हर पेज पर दाहिने में 25% स्पेस को छोड़कर रखना, हर पेज पर। क्योंकि अखबार में आर्टिकल आएगा, कहीं और आर्टिकल आएगा और उससे संबंधित आर्टिकल रहेगा तो उसको वहीं पर क्लब कर देना, तो एक पेज पर तुम्हारे पास बहुत सॉलिड नोट्स रेडी हो जाएगा। शाह बानो केस तुमने सुना होगा, 1985 में शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, ये सीधा हम जजमेंट कहीं लगा दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है शाह बानो केस में कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, ठीक है। शाह बानो केस में कहता है इट emphasized that uniform civil code could foster the national integration by removing the conflicting ideology and the loyalties of the different personal law। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि शाह बानो केस में कि हाँ इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में दो जजमेंट को और ध्यान रखना, इसको अंदर नहीं जाना है। सरला मुदगल केस में और 2019 का केस है पोलो कंटिनो वर्सेस लुइजा वेलेंटीना केस में, इन दोनों में सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन द कोर्ट रिन्यूड एम्फेसिस ऑन द यूसीसी फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तीन केस को हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोट करना है, की पॉइंट है। कौन? शाह बानो बेगम केस, सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप लोग सोचिए, ठीक। पॉल वर्सेज इसका पता नहीं कॉन्टिन्हो या जो भी नाम है इसका, भाई वेलेंटीना केस, इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट रीटरेट करता है कि आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सोचिए। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड के तरफ झुका हुआ एटीट्यूड है। एक चीज ये स्पष्ट हो जाए। लॉ कमीशन क्या कहता है? लॉ कमीशन 2018 में एक रिपोर्ट पेपर देता है। उस रिपोर्ट पेपर में कहता है यूसीसी इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल एट दिस स्टेज। अभी के स्टेज में ना ही तो यूसीसी डिजायरेबल है ना ही जरूरी है। मतलब आप देखो कि लॉ कमीशन का थोड़ा सा विरोधाभासी अप्रोच है। फिर क्या कहता है? वो कह रहा है कि जो पर्सनल लॉ है आपका, मुस्लिम का अपना पर्सनल लॉ है, हिंदू का अपना हिंदू कोड बिल्स है, हिंदू सक्सेशन एक्ट्स हैं, तो उसी में रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो अपने ही हर धर्म का अपने पर्सनल लॉज को ही रिफॉर्म करने की जरूरत है, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग अ यूनिफॉर्म कोड बिल और यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसी को रिफॉर्म करिए। जो आपका कोड है, आपका जो धर्म का, जो आप सरिया लॉ को फॉलो कर रहे हैं, जो भी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसी को रिफॉर्म करिए, ना ही कि सबको एक लॉ के अंदर बांधिए। स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी है, जैसे कि फिक्सिंग द मैरिजेबल एज 18 फॉर बोथ द जेंडर। आपको पता है कि लड़का का अलग है, लड़की का अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 आप हमको बताएंगे कि लड़की का कितना है,
मैरिज भारत में एज क्या रखा गया है, मेकिंग एडल्ट्री अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, सिंप्लीफाइंग द डाइवोर्स प्रोसीजर्स, 2-2 महीना 3-3 महीना लगता है, एबोलिशिंग द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एज अ टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी, ये उसके स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं। पर आपको ये चीज़ ये पता होना चाहिए कि लॉ कमीशन का क्या अप्रोच है। अब देखो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखना स्टार्ट करो। अगर मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने इंप्लीमेंट कर दिया, तब क्या होगा? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने इंप्लीमेंट कर दिया तो इट विल ब्रिंग इक्वलिटी एंड जेंडर जस्टिस। कैसे? इट विल ब्रिंग ऑल द सिटीजन अंडर वन सेट ऑफ द लॉ। ठीक है, हिंदू को भी एक सेट ऑफ लॉ के अंदर लेके आ गया, मुसलमान को भी एक सेट, पारसी, क्रिश्चियन सबको एक सेट ऑफ लॉ के अंदर लेके आ गया। अगर हिंदू कत्ल करता है या मुसलमान कत्ल करता है तो आईपीसी और सीआरपीसी क्या करता है? हिंदू और मुसलमान नहीं देखेगा, तुमने कत्ल किया है तुमको लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा या जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट है वो मिलेगा, आपके धर्म के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो अगर आप पर्सनल लॉ के केस में भी आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हैं तो पहली बात तो यह है कि महिलाओं के अगेंस्ट में होता है। जैसे अभी आप देखोगे कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि परिवार, पिताजी के हक में बहन और भाई का बराबर हक है, पर हमको नहीं लगता कि समाज में बहन हक मांगती है, क्लेम करती है, नहीं करती है ना, कहाँ करती है? उसी को कंपनसेट करने के लिए डॉरी की प्रथा लेकर आई गई कि बहन चूंकि भाई में हक हिस्सा नहीं मांगती है तो एक बार में ही उसको जो तुमको लेना है देना है भाई प्रेम से तुम दे दो। यहाँ से डॉरी का कंसेप्ट आता है, पर बाद में हम लोग उसको माला पहना कर मांगते हैं कि 50 करोड़, 60 करोड़, 50 लाख, 60 लाख, है ना, वो गलत है। तो याद रखना कि इट विल ब्रिंग अ इक्वलिटी एंड जेंडर जस्टिस। इक्वलिटी क्या हुआ कि भाई हिंदू के लिए भी एक, मुसलमान के लिए भी एक, क्रिश्चियन के लिए भी एक, पारसी के लिए भी एक, हम लोग सब लोग एक कानून से गवर्न होंगे, तो इक्वलिटी आ जाएगा। जेंडर जस्टिस क्या होगा? वो जेंडर न्यूट्रल होगा। ट्रिपल तलाक की तरह तुम तलाक 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 करके नहीं खत्म कर सकते हो, तो जेंडर न्यूट्रल होगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरी बात ये है कि ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देगा। कैसे? कॉमन सेट ऑफ द लॉ विल फॉस्टर अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। कैसे? है ना भाई, हिंदू के लिए भी एक, मुसलमान के लिए भी एक, तो हमको लगा कि हम लोग सब लोग एक सेट ऑफ लॉ से ट्रीट होते हैं तो नेशनल यूनिटी होगा। ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान के लिए अलग है हमारे लिए अलग है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, लीगल क्लैरिटी होगा। अब तुम देखो कि जो भी जज है एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में, तुम देखो कितना दिक्कत होता होगा कि सरिया लॉ अलग है, हिंदू कोड बिल अलग है, तो जज साहब को ये भी लॉ देखना है, ये भी लॉ देखना है, फलाना ढिमकाना क्रिश्चियन का लॉ अलग है, वो सब देखना है। अगर एक सेट ऑफ लॉ होगा तो उसको कितना आपका जो चीज़ें हैं कितनी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कितना आसान हो जाए कि एक सेट ऑफ कानून हमको देखना है, इसी के हिसाब से हमको निर्णय लेना है। अब 500 सेट ऑफ लॉ है, हिंदू का अलग है, क्रिश्चियन का अलग है, पारसी का अलग है, उस सब का लॉ आपको देखना पड़ता है। तो एक सेट ऑफ लॉ रहेगा तो लीगल क्लैरिटी रहेगी, चीज़ें बहुत ही सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। ह्यूमन राइट्स, देखो ह्यूमन राइट्स क्या कहता है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी अ स्टेप टुवर्ड्स अपहोल्डिंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट। फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स क्या होता है यार? बराबरी का अधिकार, है ना। ऐसा नहीं कि आज तुम किसी को छोड़ सकते हो, अपना प्रॉपर्टी में उसको हक नहीं दोगे, बराबरी का अधिकार तो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। तो एक पॉइंट इसको रख सकते हो। फिर मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलरिज्म, इस चीज को एक कीवर्ड है। मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन शैल टेक द बैक सीट, है ना। आप मानोगे ना कि रिलीजन बैक सीट पर होना चाहिए, पर यहां पर तुम पर्सनल लॉ के केस में क्या देख रहे हो? शादी के केस में, मैरिज के केस में, सब चीज के केस में क्या है? रिलीजन से ये सब इमिनेट कर रहे हैं, सरिया लॉ से इमिनेट कर रहे हैं, हिंदू सक्सेशन बिल से कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल से कर रहे हैं, तो मतलब ये धर्म से कर रहे हैं। तो आज के मॉडर्न सोसाइटी में धर्म शैल टेक द बैक सीट, ह्यूमैनिटी शैल टेक द फ्रंट सीट। ड्राइवर सीट पर ह्यूमैनिटी होना चाहिए। हम किसी को मदद कर रहे हैं तो उसके धर्म को देखकर थोड़ी मदद करेंगे। अगर तुम किसी से प्यार कर रहे हो तो अगर तुम जात देखकर प्यार कर रहे हो तो फिर तुम प्यार किए ही क्या? वो जवानी ही क्या है जिसमें कोई कहानी ना हो। अगर कोई लड़की से तुम मोहब्बत कर रहे हो या लड़की लड़का से मोहब्बत कर रहे हो और धर्म देखकर मोहब्बत कर रहे हो तो फिर उस प्यार में पवित्रता रहा ही नहीं। प्यार तो बस हो जाता है, वो धर्म थोड़ी देखता है, जात थोड़ी देखता है, देश थोड़ी देखता है। अगर देश देखता तो निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा शादी कर लेता। अगर देश देखना होता तो शशि थरूर कैनेडियन महिला से शादी कर लेते। प्रेम तो प्रेम है। तो भाई वहाँ पर जो तुम धर्म की बात करते हो, रिलीजन मॉडर्न सोसाइटी में बैक सीट पर होना चाहिए और यही होना चाहिए। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करिए क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी और सेकुलरिज्म को बढ़ावा देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये 5 पॉइंट तुम अगर रट के रखोगे तो काम हो जाएगा। रटना ही है और कुछ उपाय नहीं है। अब देखो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है। पहला, थ्रेट टू द कल्चरल आइडेंटिटी। जो माइनॉरिटी तबका है उसको लगेगा कि आप हमसे मेरा हक छीन रहे हैं, ठीक है, आप अनड्यू इंटरफेरेंस कर रहे हैं। जब ऐसा किसी भी समाज को लगेगा तो उसके अंदर एक रिसेंटमेंट की भावना जगेगी, उसके अंदर एक एलियनेशन की भावना जगेगी, जो कि देश हित में बहुत सही नहीं है ना।
कि आप मेरे रिलीजियस मैटर में क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं। देखो, रिलीजन बहुत ही पर्सनल चीज है। आप जब भी रिलीजन पर हिट करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो, रिएक्ट फटाक से करेगा, है ना। अभी आप अगर दलित के लिए रविदास के बारे में आप कुछ बोल दीजिए तो 2 मिनट के अंदर चंद्रशेखर आजाद सड़क पर आ जाएगा, है ना। तो फिर तुरंत फॉरवर्ड वर्सेस बैकवर्ड हो जाए, क्योंकि वहां पर मान्यता की बात है, वो कंसेंस की बात है। तो अगर आप हिंदू और मुस्लिम में अगर आप देखोगे, मुसलमान को आप सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करोगे तो रिएक्ट करेगा वो आपके खिलाफ। अगर आप क्रिश्चियन को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करोगे तो रिएक्ट करेगा। अगर फॉरवर्ड क्लास हम हैं, अगर हम ओबीसी को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करें, ओबीसी शेड्यूल्ड कास्ट को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करें, या एसटी को थर्ड ग्रेड सिटीजन के रूप में ट्रीट करें, तो आपको क्या लगता है रिएक्ट नहीं करेगा? क्यों नहीं रिएक्ट करेगा? उसको हक है रिएक्ट करने का। हम और आप सब कोई बराबर हैं समाज में। हिंदू मुसलमान या जात पर आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, गलत है। कोई दलित का लड़का घोड़ी पर नहीं चढ़ के जा सकता है क्योंकि वहां पे फॉरवर्ड का घर है। इट इज अ टैबू ऑन द इंडियन सोसाइटी। वो तो विरोध करेगा और उसको करना भी चाहिए। अगर मुसलमान को सेकंड ग्रेड नागरिक के रूप में, क्रिश्चियन को सेकंड ग्रेड नागरिक और ट्राइबल को तुम थर्ड ग्रेड नागरिक के रूप में ट्रीट करोगे तो विरोध करेगा, नक्सलिज्म को बढ़ावा देगा। वो तो नक्सलिज्म क्या है? रिसेंटमेंट, एलियनेशन फ्रॉम द स्टेट, लॉस ऑफ द ऑटोनॉमी। लॉस ऑफ द ऑटोनॉमी क्या मतलब होता है कि जैसे अगर पर्सनल लॉ के केस में क्या होता है, उनको लगता है कि हम सेल्फ गवर्नेंस, है ना, मेरा सेल्फ गवर्नेंस है ना, शरिया लॉ हमको रूल कर रहा है, हिंदू कोड बिल हमको रूल कर रहा है, तो सेल्फ गवर्नेंस, हम लोग अपने आप को गवर्न कर रहे हैं। जब तुम उसको हटा कर एक कॉमन बिल लेकर आ जाओगे, कॉमन कोड लेकर आ जाओगे, तो उनको क्या लगेगा कि आपने मेरा ऑटोनॉमी छीन लिया, हमको सेल्फ गवर्नेंस का अधिकार था। तो जब भी आप सेल्फ गवर्नेंस का उससे आप अधिकार छीन लिए तो वो अपने आप को डिसएम्पावर्ड महसूस करेगा। और जब भी कोई भी सिटीजन डिसएम्पावर्ड महसूस करेगा, इट विल अगेन लीड टू रिसेंटमेंट, इट विल अगेन लीड टू एलियनेशन। अब देखो, चैलेंजेज ऑफ द पर्सनल लॉ अक्रॉस रिलीजन। अरे भाई, हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं। अरे भाई, तो मुस्लिम में भी समाज बटा हुआ है, एक सिया है, एक सुन्नी है, इनका अलग अलग लॉ है, इनका अलग लॉ है। अगर तुम देखोगे तो ट्राइबल केस में देखोगे तो ट्राइबल लोग का अलग है। अगर नागा है कोई, या कुकी है कोई, मेती है कोई, या कुकी समुदाय है, तो भाई कुकी में एक ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, इसमें क्रिश्चियंस भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें थोड़ा सा मुसलमान्स भी हैं। तो कहने का मतलब जो कुकी समुदाय है, इसमें हर धर्म के लोग हैं और वो एक समुदाय है। और ये पूरा जो कुकी समुदाय है, ये एक अलग सेट ऑफ लॉ से रूल होता है। ये जो ट्राइबल ग्रुप है, ये एक अलग सेट ऑफ लॉ से है। ये अपने आप को कहता है कि हम कुकी समुदाय हैं, इसमें हर धर्म के लोग हैं। तब उस केस में तुम क्या करोगे? ये तो फिर जो कुकी समुदाय है अपने आप को एलिनेटेड महसूस करेगा, क्योंकि इसमें तो हर धर्म के लोग हैं और ये एक अलग सेट ऑफ रूल से अपने आप को रन करता है कि शादी कैसे करेगा। अगर आप एक देखोगे, बिश्नोई समाज है, जो बिश्नोई समाज है वो आप देखो बिश्नोई में ही शादी करेगा, वो एक अलग सेट ऑफ रूल से फॉलो करता है अपने समाज को। अगर आप कुकी समुदाय को देखो तो इसमें डिफरेंट धर्म के लोग हैं, लेकिन एक अलग सेट ऑफ लॉ से रहते हैं और वो अलग सेट ऑफ लॉ हर धर्म के लोगों पर वैलिड है। उस केस में तुम क्या करोगे भाई? तो ये उसका एक चैलेंजेस है कि पर्सनल लॉ रीजन पर बटा हुआ है, धर्म एरिया पर बटा हुआ है। पोटेंशियल यूज बाय द misused by the majority. There is a concern that the UCC could be misused by the dominant majority to impose their value and the practice on the minority community, further marginalizing them. तो उनको ऐसा लगा कि हमको मार्जिनलाइज किया जा रहा है अपने देश में। फिर वही होगा रिसेंटमेंट, डिसएम्पावरमेंट, एलियनेशन। अनड्यू इंटरफेरेंस इन द स्टेट अफेयर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तुम नोट करना। अनड्यू इंटरफेरेंस क्या होता है कि जो ये मसला है, यह एंट्री 5 में लिस्टेड है। अगर एंट्री 5 ऑफ कंकरेंट लिस्ट में मेंशन्ड है, इसका मतलब कि इसमें पार्लियामेंट भी कानून बना सकता है, लेजिस्लेचर भी कानून बना सकता है। लेजिस्लेचर को आपको पता है कि अगर बिहार का कुछ मसला है, मंदार पर्वत का मसला है, जमुई का मसला है, तो वहाँ की स्टेट की सरकार को ज़्यादा पता है कि वहाँ का ट्राइबल समुदाय कैसे रहता है, उसको ज़्यादा पता है कि संथाल कैसे रहता है, ओरांव कैसे रहता है, उसको समाज का ज़्यादा पता है। तो ये जब समाज को ज़्यादा पता है तो उसको अधिक पता है इम्प्लीमेंट करने के लिए कि इनकी भाई एक अलग पॉलिसी है। यहाँ पर तुम देखोगे कि इनका एक घर ढूकी विवाह होता है। घर ढूकी विवाह का मतलब है कि ये तुम्हारा घर है और यहाँ पर तुम हो, अब तुम बीपीएससी पास कर गए, अब यहाँ पर तुम्हारे घर के सामने एक लड़की रहती है, इस लड़की को पता है और तुम पसंद हो इस लड़की को, तुमको ये पसंद नहीं है, लेकिन तुम अभी बन गए पदाधिकारी। अब ये लड़की क्या करेगी कि रात में तुम्हारे घर में ढुक जाएगी। इसको कहते हैं घर ढूकी विवाह। घर ढूकी विवाह मतलब तुम्हारे घर में ढुक गई। अब तुम बोलोगे कि तुम भागो 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 भागो, भागेगी ही नहीं और समाज इसकी मान्यता देता है। तो ये भी एक पर्सनल लॉ है ट्राइबल ग्रुप में। अब आपके घर में ढुक गई तो आप नहीं भगा सकते हैं अब उसको। अगर कमज़ोर है तो धक्का धुक्की करके भगा दिए, अगर जिद्दी है तो बोलेगी हम रहेंगे, क्या करिएगा। जैसे चोरुआ विवाह होता है, अपने को टीचर बना बिहार में, उसको पकड़ के शादी करा दी, बताइए
कोई किसी के यहाँ शादी वादी में जाएगा, ऐसा करेगा ये सब? तो कहने का मतलब इसको कहते हैं घर ढुकी विवाह, तो भी एक ट्राइबल समुदाय का एक अलग पर्सनल लॉ है। तो आपको नहीं लगता कि स्टेट, जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो वन नेशन वन लॉ की बात कर रहे हैं आप, तो एक तरह से फेडरलिज्म पर आघात है, क्योंकि इस पर स्टेट भी बना सकता था। जब आप ऐसा कानून लेकर आ जाएंगे कि सब पर वैलिड है, पूरा अक्रॉस द कंट्री वैलिड है, अक्रॉस द रीजन वैलिड है, अक्रॉस द स्टेट वैलिड है, अक्रॉस द धर्म वैलिड है, तो स्टेट अपने आप को डिसएम्पावर्ड फील करेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अटैक ऑन द फेडरलिज्म ऑल्सो, है ना। तो इस तरह से 4-5 पॉइंट हमारे पास इकट्ठा हो गया। बाकी डिटेल हम लोगों ने अपने दक्ष में इसको पढ़ा रखा है। दक्ष वाला जो मेंस बैच है वहाँ पे ज़्यादा हम लोग 1-1.25 घंटा का इसको वीडियो हम लोगों ने लिया है, पर यहाँ पर यूट्यूब पर चूंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है तो हम लोग नहीं लिख लेते। एक बहुत तुमको अच्छा उदाहरण हम देना चाहते थे, क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गोवा। बहुत लोग बोलता है कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, गलतफहमी मत रहो कि गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इस तर्क को रखना। गोवा में कैथलिक्स इन गोवा रिसीव कंसेशंस, आपको पता है वहाँ पे क्रिश्चियंस का डोमिनेंस है, सच एज एन एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्टरिंग द मैरिज एंड द एबिलिटी ऑफ द कैथोलिक प्रीस्ट टू डिसॉल्व चर्च परफॉर्म मैरिजेस। सो इट इज नाइस टू से दैट गोवा इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्टेट विद द यूसीसी। वहां पे जो कैथोलिक है उसको आप प्रेफरेंस दे रहे हो, कहां है तुम्हारा यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में? तो द logic that the Goa is a classic example of the state having a uniform civil code is very shallow. It is not. There is no uniform civil code. जैसा आपको दिखाया जाता है वैसा नहीं है। वहां पे जो क्रिश्चियंस होता है वो जब शादी में रजिस्टर करता है तो उसको फ्री तुम किए हुए रजिस्ट्रेशन को, हिंदू करेगा तो पैसा लेते हो, मुसलमान करेगा तो पैसा लेते हो, तो यहाँ पे क्रिश्चियन का डोमिनेंस है। तो कहां यूनिफॉर्म सिविल कोड तुम्हारा हुआ? तो saying that Goa has a uniform civil code to push your argument in the favor of the uniform civil code is as good as skating on a very thin ice, because it does not hold water. I have given you the arguments. वो प्रो टिल्टेड है क्रिश्चियंस के लिए, ठीक है। कंक्लूजन रट लो, रेडी रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। द यूसीसी while potentially promising equality and national integration must be approached with sensitivity and inclusivity. Respecting the rich tapestry of India's diversity is paramount. Only through extensive dialogue, gradual implementation, and a deep commitment to respecting the cultural autonomy can we truly bridge the divide and pave the way for a just, equitable society that celebrates its vibrant mosaic of the community. मतलब ज्ञान भरी बात करके इति श्री सप्तम अध्याय समाप्त। चलिए।